हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द साइंस हब। तो आज हम नया टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट जो टॉपिक था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, वो कंप्लीट हो चुका था। उससे पहले हमने चैप्टर सेकंड में जो ह्यूमन सिस्टम्स है, मानव तंत्र, उसके अंदर हमने पढ़ा पाचन तंत्र, हमने पढ़ा उसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना हो गया, श्वसन तंत्र। अब जो अगला जो टॉपिक है ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम हमको पढ़ना है, रक्त परिसंचरण तंत्र हमको पढ़ना है। तो पहले हम जो ब्लड है उसके बारे में जानेंगे। जो ब्लड है, रक्त जो है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे। जो क्योंकि ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमको पढ़ना है, तो वो जो पूरा सिस्टम है, पूरा तंत्र है, जो जैसे कि हमने श्वसन तंत्र पढ़ा और पाचन तंत्र जब हमने पढ़ा, तो हमने ऑर्गन्स और टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। जो उस सिस्टम, जो उस तंत्र में जो उपयोग में आने वाले जो ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में हमने जाना था। तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसके अंदर जो भी ऊतक और जो भी ऑर्गन्स हैं जो उपयोग में आएंगे, जो अंग, उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है ब्लड। हिंदी में इसको बोलते हैं रक्त, ठीक है। तो ये एक टाइप का ऊतक है। आप पूछेंगे सर रक्त कैसे ऊतक हो सकता है? तो क्योंकि रक्त जो है अपना, वो बना होता है काफ़ी टाइप्स की सेल्स हैं, उनसे मिलकर वो बना होता है। भले ही वो अपनी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, मतलब एक और अंग से दूसरे अंग तक बहता रहता है, लेकिन वो एक प्रकार का ऊतक है क्योंकि वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उन कोशिकाओं को हम यहाँ पे देखेंगे अभी, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो रक्त है, उनके कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिए गए हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। जो ब्लड होता है वो संयोजी ऊतक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो ये एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। ये संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू इसको बोलते हैं। ये जो पूरी बॉडी है, किसी भी इंसान की जो पूरी बॉडी है, उसमें 5 से 8 लीटर अप्रोक्स पाया जाता है। वैसे तो जो पूरी बॉडी का वेट होता है उसका कुछ परसेंट ये होता है, जैसे 7 to 8% ब्लड होता है, लेकिन जो जनरली जो देखा गया है, तो 5 से 8 लीटर तक अप्रोक्सीमेट पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो ब्लड है, जो रक्त है, उसका जो काम है, हमने पढ़ा था जब रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र जब हमने पढ़ा, तो उसमें पढ़ा कि CO2 है, ऑक्सीजन है। इसके अलावा जो पोषक तत्व जैसे कि ग्लूकोज था, तो वो है। उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जब अपना जो शरीर है, अपनी जो बॉडी है, पूरे जो पोषक तत्व उनको पचा लेती है, उनका जो डाइजेशन उनका हो जाता है। उसके बाद जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो अब हमको शरीर से बाहर निकालने होते हैं, तो उनका भी परिवहन रक्त के द्वारा होता है। फिर बाद जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, तो उत्सर्जन के लिए अपने शरीर में, जैसे कि पूरा एक सिस्टम है श्वसन तंत्र, उसी प्रकार उत्सर्जन तंत्र भी तुम्हारे एक टॉपिक है आपके चैप्टर में। तो जो उत्सर्जन तंत्र है, उसके लिए भी पूरा का पूरा एक तंत्र है, और उनका जो मेन जो अंग है वो किडनी वक्र होता है, ठीक है। तो उसको भी हम पढ़ेंगे। तो ये इनका परिवहन करता है। ये हल्का क्षारीय होता है। तो हमने पढ़ा था जो अम्ल और क्षार, आपने सुने होंगे, आप पिछली क्लासेज में भी आपने पढ़ा होगा। तो हल्का क्षारीय होता है, यानी कि इसकी जो pH है 7.4 होती है, ठीक है। हल्का क्षारीय इसलिए होता है क्योंकि तो pH 7 जिसकी होती है वो न्यूट्रल होता है, 7 जिसकी pH होती है वो होता है न्यूट्रल, उदासीन वो होता है, ठीक है। उसके अगर उदासीन pH वैल्यू जो होती है, उसका अगर एग्जाम्पल ले तो वो होता है डिस्टिल वाटर। आसुत जल शायद इसको हिंदी में बोलते हैं डिस्टिल वाटर को, ठीक है। तो अब सिर्फ 7 से कुछ पॉइंट आगे है, सिर्फ ये जैसे कि 0.4 ही 7.4 इसका pH है, तो ये हल्का क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। यानी 7 से और 14 तक हम इस साइड जब जाते हैं pH स्केल के अंदर, ठीक है, pH स्केल होता है, तो उसके अंदर हम इधर जाएंगे तो फिर वो क्षारीयता बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अगला जो रक्त है उसके बारे में अगला जो पॉइंट है कि फॉर्मेशन या निर्माण रक्त का कहाँ पे होता है। तो जो वयस्क इंसान होता है उसके अंदर लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मेरो के अंदर इसका निर्माण होता है। अभी जो बोन मेरो होता है ये कहाँ पे होता है, जो अपनी हड्डियाँ होती है, हड्डियाँ बाहर से जितनी सख्त होती है, अंदर से इनके अंदर छोटे छोटे होल्स बने होते हैं, छोटे छोटे छिद्र इनके अंदर होते हैं। तो वहीं पे जो एक संरचना होती है अस्थि मज्जा, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो वहाँ से जो कोशिकाओं, जो रुधिर कोशिका होती है, उनका निर्माण होता है। जबकि अगर बात करें जो नवजात और जो भ्रूण यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, ठीक है, तो वो गर्भावस्था जो होती है और जो नवजात बच्चे हैं, क्योंकि इनमें हड्डियाँ पूरी तरह मेच्योर नहीं हो पाती, अभी वो इतनी परिपक्व नहीं होती उनकी हड्डियाँ, तो इसीलिए इनमें जो है ब्लड वो बनता है स्प्लीन में। स्प्लीन इसको हिंदी में बोलते हैं प्लीहा, प्लीहा के अंदर। तो ये 2 पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। लाल अस्थि मज्जा या अस्थि मज्जा, आप इसको याद रख सकते हैं। जो वेस्ट में जो रक्त बनता है वो अस्थि मज्जा के अंदर बनता है, जबकि नवजात और भ्रूण के अंदर प्लीहा में रक्त बनता है। तो यहाँ तक कि
कि 4-5 चीज़ें जो है, ये पॉइंट्स आपको रक्त के बारे में क्लियर हो चुके होंगे। इनमें तो कोई डाउट आपको होगा नहीं, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो देख लेते हैं। अब क्योंकि रक्त के बारे में हमने एक ओवर डिटेल हमने देख ली है, ठीक है, और रक्त किस तरह काम करता है, क्या इसकी ज़रूरत है हमारे शरीर में, वो भी हमने देख लिया है। तो 4-5 पॉइंट्स में इसके बारे में हमने सारी जानकारी ले ली है। अब इसके जो प्रकार हम देख लेते हैं। जो अगर यूँ कहें कि जो रक्त है, इसके परिवार में भैया क्या क्या, पहले जो रक्त है उनको 2 भाग में हम बांट लेते हैं, ठीक है। तो जो ब्लड है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। रक्त के 2 भाग हैं। पहला जो भाग हम बात करें तो प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरा जब भाग जिसकी हम बात करें तो होती है कोशिकाएं, ठीक है। प्लाज्मा जो भाग है ये होता है द्रव्य अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में ये होता है, ठीक है। जबकि जो कोशिका वाला जो भाग है वो ये होता है ठोस अवस्था, ठीक है, ये होता है ठोस अवस्था में। अब जो प्लाज्मा वाले भाग की अगर बात करें तो टोटल जो रक्त ब्लड है, टोटल जो रक्त है उसका 55 यानी 55% हिस्सा होता है प्लाज्मा, जबकि बचा जो 45% जो हिस्सा होता है वो कोशिकाएं होती है। इसके अंदर ही, इसी के अंदर होंगी अपनी लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं आरबीसी, ठीक है, और प्लेटलेट्स यानी बिम्बाणु, वो इसी के अंदर हमको पढ़नी है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आप कहेंगे कि सर जो रक्त है वो तो सिर्फ हमको द्रव्य अवस्था में दिखाई देता है, जब भी कहीं पे अपने चोट वगैरह लग जाती है तो उसमें से जब ब्लड बाहर आता है तो हमको लगता है वो सिर्फ द्रव अवस्था में है। लेकिन जो कोशिकाएं हैं वो इतनी सूक्ष्म होती हैं, उनको सिर्फ अपन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं, क्योंकि वो कोशिकाएं, और कोशिकाओं के बारे में हमने हमेशा पढ़ा है कि जो हमेशा जो कोशिकाएं होती है वो किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई है, उसकी संरचना की, उसकी जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। तो वो सूक्ष्म अवस्था में पाई जाती है, वो हमको नॉर्मल आइज से दिखाई नहीं देती है, ठीक है। और इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनता है, इसीलिए जो रक्त है वो उत्तक की फॉर्म में, उसको हम संयोजी उत्तक भी इसलिए बोलते हैं, ठीक है। तो जो ठोस अवस्था में, चलो ठीक है, कोशिकाएं होती है, तो हमने देखा कि उनको जो अपने धमनियाँ और सिराएं जो होती है, जब हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र तो ये उनके पार्ट हैं। जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसमें 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी धमनी, सिरा और हृदय। ये तीनों चीजों से मिलकर पूरा का पूरा परिसंचरण जो रक्त का अपनी शरीर में हर जो अंग है वहां पर होता है, ठीक है। तो उनमें जो रक्त है उसको बहने के लिए कुछ प्लाज्मा की आवश्यकता होगी, ताकि आसानी से जो रक्त है, जो कोशिकाएं हैं, जो मुख्य काम होता है कोशिकाओं का, ठीक है, तो वो इन कोशिकाओं को द्रव अवस्था का जो प्लाज्मा है वो प्रत्येक जो अंग है वहां पे पहुंचा पाए। 55% जो भाग होता है वो द्रव अवस्था में होता है, जबकि 45% जो भाग होता है सेल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। इनको सेल्स हम बोल लेते हैं, कोशिकाओं की अवस्था में होता है जो कि ठोस होती है, ठीक है। अब ये जो 55% है इसको भी हम इसके अंदर जो मौजूद जो अवयव है उनकी अगर बात कर लेते हैं, चलो, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से अवयव होते हैं? इसके अंदर होता है 92 से 92% इसके अंदर होता है जल, जबकि बचा 8% की अगर बात करें तो इसके अंदर होता है अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। तो 8% होता है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ इसके अंदर होता है। तो प्लाज्मा को हमने देख लिया, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, ये आपको आसानी समझ में आ जाएगा। अब जो मेन अपन को टॉपिक पढ़ना है, जो रक्त है उसके अंदर जो सारा काम है वो कोशिकाओं द्वारा होता है, ठीक है। इसमें हमको इतना ही पढ़ना था, ठीक है। तो प्लाज्मा आपको समझ में आ गया होगा। अब पहले रक्त के बारे जो कोशिकाएं, इनकी हम टाइप्स देख लेते हैं, इनके प्रकार देख लेते हैं, उसके बाद इनको हम पहले एक बार क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, फिर एक एक कोशिका है उसको हम ले लेंगे, उसके बाद फिर उनको अच्छे से एक्सपेंड करके पढ़ेंगे। एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी। आप इनको शॉर्ट फॉर्म में और इंग्लिश में अगर याद रखेंगे तो आपको ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए मैं इसमें लिखवा रहा हूँ, क्योंकि जो हिंदी वाले जो नाम है उनमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इंग्लिश में और शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें आसानी से याद हो जाती है। और लास्ट में जो अपन को याद रखना है प्लेटलेट्स। तो ये 3 पार्ट हो गए कोशिका या कणिकाओं के, जिनको हम सेल्स बोलते हैं। यहाँ पे रेड ब्लड सेल, जिसका मतलब है व्हाइट ब्लड सेल, और ये प्लेटलेट्स, जिनको हिंदी में बोलते हैं बिम्बाणु, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लाल रक्त या रुधिर बोल लो, लाल रुधिर कणिका या कोशिका।
कणिका जैसी होती है, इसीलिए इनको कणिकाएं बोल देते हैं, ठीक है, या कोशिकाएं भी हम बोल सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, बस समझ में आना चाहिए। इसको बोलते हैं श्वेत, व्हाइट को तो श्वेत ही बोलते हैं, सफेद बोलो चाहे श्वेत, श्वेत रुधिर या रक्त, ये भी कणिकाएं। ठीक है, अभी जो WBC है ये दो प्रकार की फिर से होती है, इंग्लिश में इनको बोलते हैं कण, और ये होती है अकणिकाएं, ठीक है। फिर इनमें भी कुछ प्रकार हैं। तो पहले हमने ये तो देख लिया, प्लाज्मा आपको समझ में आ गया, जो रक्त के बारे में हमने देखा, प्लाज्मा और ठोस अवस्था में जो होती है कोशिकाएं, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब जो ये वाला हिस्सा है प्लाज्मा, प्लाज्मा वाला, इसको हम साइड में रख देते हैं, ठीक है। हाँ, जो अभी कोविड-19 के जो पेशेंट हैं, जिनको हो चुका और जिन ये तब ठीक है, जिनको प्रॉब्लम खत्म हो गई तो वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, तो ये वही वाला प्लाज्मा है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया है। अब सिर्फ हमको सेल्स के बारे में, यानी कोशिकाओं के जो 3 प्रकार है उनको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर एक एक करके, जैसे RBC सबसे पहले हम पढ़ेंगे, फिर WBC के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इनको आप ओवरलैप मत करना, या तो आप इसको भी नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि अगले जो टॉपिक जब हम पढ़ें तो आप नए पेज से इसको स्टार्ट कर दो और साथ के साथ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर देखते रहिए, ताकि वो चीज़ें मिक्सअप नहीं होंगी, ठीक है। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं जो रक्त के अंदर पाई जाती है, या कणिकाएं। रुधिर में यहाँ पे लिख देता हूँ, रुधिर कणिकाएं। तो ये 3 प्रकार की हमको पढ़नी है। प्लाज्मा हमने पढ़ लिया, ठीक है, प्लाज्मा जो है वो हमने देख लिया है पहले, प्लाज्मा हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। और जो ये रुधिर कणिकाएं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड सेल्स भी बोलते हैं और कार्पोसेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनको ब्लड कार्पोसेल्स बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहली जो है RBC, नाम इसका हमने बता दिया, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका या लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है। तो पूरा नाम मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्ट में इसको लिख देता हूँ। कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आप ऐसे भी लिखे हैं तो नंबर पूरे में से पूरे ही मिलेंगे, ठीक है। पर अगर आप शॉर्ट में भी लिखे हैं और पूरा एक्सपेंड करके भी लिखे आएंगे, जैसे रेड ब्लड सेल में अगर आप लिख के आएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसका जो दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, इसका जो दूसरा नाम है वो है एरिथ्रोसाइट, राइट। दूसरी जो, एक बार इसको, चलो ठीक है यहीं रहने देते हैं, इसको थोड़ा इधर लगा लेते हैं हम, लास्ट में लेते हैं। 3 चीज़ें जो हमको पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी पढ़नी है हमको WBC, हाँ, जिसका नाम है ल्यूकोसाइट, और लास्ट जो हमको पढ़ना है प्लेटलेट्स, ठीक है, इनको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये इनके दूसरे नाम है, ठीक है। मेडिकल जो लैंग्वेज होती है इन्हीं नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है, उनमें जैसे एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। इंग्लिश में भी ये सेम है और हिंदी में भी इनके यही नाम है, ठीक है। सबसे पहले हमको पढ़नी है RBC। तो RBC के बारे में सबसे मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है, इसका नाम है लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड सेल। तो इसका जो कलर है रेड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो कलर है रेड, वो किस वजह से है, तो वो है हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन जो कि एक प्रकार का प्रोटीन है जो इसके अंदर उपस्थित होता है लाल रक्त कणिकाओं के अंदर। हीमोग्लोबिन 2 प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। तो हीम एक पिगमेंट होता है वैसे, है ना। जो हीम है ये एक, इसको हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में लिखते हैं हीम, हीम ये एक वर्णक है, ठीक है। और ये जो हीमोग्लोबिन है ये बना होता है Fe, यानी आयरन जो है इसके अंदर होता है प्रेजेंट आयरन। और हमने पढ़ा, आपने पढ़ा होगा, जो एनीमिया जो रोग हो जाता है, एनीमिया रक्त की कमी से, तो हीमोग्लोबिन की कमी से हो जाता है, ठीक है। जब रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी आती है तो फिर वो एनीमिया रोग उसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो हीम एक प्रकार का वर्णक है जो लाल रंग इसको प्रदान करता है रेड ब्लड सेल्स को। और इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर आयरन जो है वो धातु उपस्थित होती है। और जो हीमोग्लोबिन है इसका मेन काम तो आपको पता ही है। जो हीमोग्लोबिन है, यहाँ तक आपने समझ लिया, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन है अपना, इसका जो मेन काम है CO2 और ऑक्सीजन, इनका परिवहन। होता क्या है कि जैसे जब हमने सांस अंदर खींची थी, इंस्पिरेशन जब हमने किया
तो फेफड़ों में जो ऑक्सीजन, CO2 और नाइट्रोजन जो वायु आई, इनको लेके अब वो वायु फेफड़ों के पास आई, फेफड़ों के अंदर एल्वेलाई है, वहां तक वो एयर जो पहुंची, तो रक्त परिसंचरण जब हो रहा था तो रक्त की जो रक्त जब वहां पहुंचा तो उसके अंदर RBC जो कोशिकाएं थी, रेड ब्लड सेल्स जो थी, उसके अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है हीमोग्लोबिन, तो उसी ने जो CO2 लाया था, क्योंकि इम्प्योर फॉर्म में था, वो अशुद्ध रक्त था जब वो, और अंगों से वहां पे CO2 लाया था, तो एल्वेलाई को उसने CO2 दे दी, जो फेफड़ों के अंदर जो एल्वेलाई हमने पढ़ा था उसको CO2 उसने दे दी, और ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन ने एक्सेप्ट कर ली उससे, और अब जो है RBC वो उस ऑक्सीजन को लेके अपना जो शरीर है उसके प्रत्येक अंग तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो मुख्य काम हमने बात कर ली कि CO2 और ऑक्सीजन का इसका परिवहन का जो काम है वो RBC का है। देखिए जो ब्लड है अपना, जो रक्त है, तो अपना शरीर ऐसे ही काम करता है कि जो जितने भी तंत्र हैं उनका सबका अलग अलग कार्य है अपना। ठीक है, और हर एक जो सिस्टम है उसके अंदर काफी सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे टिश्यूज यानी ऊतक हैं, बहुत सारी कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की, तो सबका अपना अपना एक काम है। क्योंकि ऐसे नहीं होता कि अगर जो सभी सेल्स हैं वो सेम सेम टाइप्स की होती तो फिर काम बांटने में भी थोड़ी दिक्कत होती। तो अपने शरीर में जो विभिन्न विभिन्न अंग हैं उनका सबका अपना एक काम है, और वो इसीलिए है, जैसे कि जब अगर हमको मकान बनवाना है तो हम किसी के पास जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि हम बढ़ई के पास जाएंगे, अपन जाएंगे कारीगर के पास। ठीक है, तो वैसा तो जिस काम में जिसके पास मतलब जो कैपेसिटी या फिर उसको कह सकते हैं प्रोफेशन अगर जिसका जो है, तो उसी के पास हम जाएंगे। तो यहाँ पे जो अपना शरीर का जो सिस्टम है वो ऐसे काम करता है कि हर एक जो ऑर्गन है वो अपना अपना कार्य करेगा। उससे क्या होगा कि काम जल्दी होगा, और काम बांटने से उनमें जो अपनी जो अंग हैं उनके अंदर भी अपनी एक इफिशियंसी बनेगी। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने काम बांट रखा है। तो जो ब्लड है, अब ब्लड का काम तो है पूरा पूरा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो कैसे काम करता है, जो रक्त के द्वारा, रक्त जो ऊतक हमने पढ़ा संयोजी ऊतक, वो एक जगह से दूसरी जगह पूरे शरीर में घूमता रहता है। तो जो चीजों का परिवहन का जो कार्य है वो रक्त ने अपने ऊपर ले रखा है। इसके अलावा इसमें 3 प्रकार की जो हम सेल्स पढ़ रहे हैं RBC, तो RBC का काम है CO2 और O2 का परिवहन, इसके अलावा ग्लूकोज वगैरह का परिवहन। ठीक है, अब इसका जो अगला जो काम है, इसमें जो अगला पॉइंट है कि इनकी जो लाइफ टाइम है वो 120 डेज की होती है। ठीक है, यानी कि जैसे अगर आज कोई RBC कोशिका मेरे शरीर में बनी तो 120 दिन के अंदर वो उसकी डेथ हो जाएगी, यानी 120 दिन ही उसका जीवन काल है। अपन जब हमारे आसपास देखते हैं तो अलग अलग जो जीव है, अलग अलग जो जंतु है, कुछ छोटे जीव से लेके सूक्ष्म जीवों से लेके विशालकाय जीव जैसे हाथी वगैरह हो गए, उसके अलावा छोटे जीव की अगर बात करें, आपने अमीबा सुना होगा, तो सबके अलग अलग जीवन चक्र है, मतलब अलग अलग समय उनके जीवन काल का होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो कोशिकाएं एक प्रकार की कोशिकाएं हैं, जीवित जीवों की सबसे छोटी इकाई होती है, तो भी कुछ ना कुछ जो जीवन काल है वो फिक्स है, 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। इसके अलावा जो मेन चीज आपको याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट इसके बारे में, वो आपको याद रखनी है कि जो RBC होती है, इनमें ये जो कोशिकाएं हैं, इनमें केंद्रक आपने सुना होगा, किसी भी कोशिका का हिस्सा होता है केंद्रक, न्यूक्लियस इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है ये हर एक सेल में उपस्थित होता है वैसे तो, लेकिन RBC में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है ये अनुपस्थित होता है। जो न्यूक्लियस है इसकी अगर बात करें तो ये होता है अनुपस्थित। ठीक है, ये होता है अनुपस्थित। इसके अंदर सिर्फ 2 जानवरों को छोड़ के 2 जंतु ऐसे हैं जिनके अंदर RBC के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। उनके मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं, बाकी सब में अनुपस्थित है। इंसानों में भी जो RBC है उनके अंदर न्यूक्लियस की अनुपस्थिति होती है, सिवाय 2 जानवरों के। उनका नाम है, एक तो ऊंट, ठीक है, और जो दूसरा है लेमा। तो वो जो 2 जंतु हैं उनके नाम है ऊंट, और जो दूसरा है वो है लेमा। ठीक है, कैमल और लेमा, ये जो 2 जंतु हैं, इनकी जो RBC होती है इरिथ्रोसाइट्स, उनके अंदर न्यूक्लियस उपस्थित होता है, यानी केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा RBC के बारे में, यही इतनी सी जानकारी आपको याद रखनी है। ठीक है, इसमें आपका काम हो जाएगा और ये बहुत है आपके लिए। ठीक है, तो RBC के बारे में आपने समझ लिया। अब सेकंड पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट्स यानी WBC, श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में। तो मैं इसको एक बार, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि फिर जो WBC है उसके उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स हमको पढ़नी है, तो फिर ठीक है, तो आपने ले लिया तो मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार।
अगला जो टॉपिक है अपना डब्ल्यूबीसी, इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम जैसे कि आरबीसी का इरिथ्रोसाइट था, वैसे इसका डब्ल्यूबीसी का जो श्वेत रुधिर कणिका इसका नाम है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स इसके अंदर हमको जो मेन चीज पढ़नी है कि ये दो प्रकार की हैं। ठीक है, दूसरा जो प्रकार है अकणिकाणु। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, एक हो गया अपना ग्रेनुलोसाइट और अकणिकाणु को बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, सॉरी एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, तो आपको ये दो नाम याद रखने हैं। ये जो डब्ल्यूबीसी है दो टाइप की है। ग्रेनुलोसाइट में 3 प्रकार हैं, जबकि जो एग्रेनुलोसाइट में वो 2 प्रकार हमको पढ़ने हैं। अब जो ग्रेनुलोसाइट है इसके 3 टाइप हमको याद रखने हैं, इसके 3 प्रकार हैं। ठीक है, तो इसको हम इधर लिख लेते हैं। एक जो इसका प्रकार इओसिनोफिल, हाँ, दूसरा जो है बेसोफिल। ठीक है, और जो तीसरा है उसका नाम है न्यूट्रोफिल। हिंदी में भी इनके यही नाम है। ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश में याद नहीं तो आप हिंदी में इनको लिख सकते हैं इओसिनोफिल, इसको बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। आप बुक में देख सकते हैं, बुक में आपको दे रखा है। ठीक है, तो इओसिनोफिल जो होता है एसिडिक होता है नेचर के अंदर, यानी कि ये होता है अम्लीय। ठीक है, ये होता है क्षारीय। और जो न्यूट्रोफिल है, नाम से पता चलता है न्यूट्रल यानी उदासीन, तो ये उदासीन होता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल जो होते हैं उदासीन होता है, इसकी जो प्रकृति है उदासीन प्रकृति होती है। अब पहले ग्रेनुलोसाइट के बारे में हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे एग्रेनुलोसाइट यानी अकणिकाणु के बारे में। वो 2 प्रकार के हैं, उनमें भी और टाइप्स हैं, वो हमको देखना है। ठीक है, जो एसिडोफिल्स हो गए, बेसोफिल्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को जो काम है, इसका काम क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना अपना, या फिर जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू जब कोई बैक्टीरिया फंजाई वगैरह चल जाती है तो फिर ये उसको किल करता है। ठीक है, बुक में आपको थोड़ा सा आपको इसके बारे में दे रखा होगा। इओसिनोफिल और बेसोफिल्स जो होते हैं, तो डब्ल्यूबीसी का जो मेन काम अगर हम बात करें, जैसे कि इसका जो मेन काम था परिवहन का। ठीक है, तो इसका जो मेन काम है वो हमारी इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने कहा था कि हर एक जो प्रकार है सेल्स का, वहाँ पे इनका अलग अलग काम है। तो इसका जो मेन काम है डब्ल्यूबीसी, ये जुड़ी हुई है इम्यूनिटी से, हमारी प्रतिरक्षा से ये जुड़ी हुई है। ठीक है, ये प्रतिरक्षा के लिए कार्य करती है, ये परिवहन के लिए कार्य करती थी। किसी भी पदार्थ की अगर बात करें तो रक्त का थक्का बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, जब हमारे कहीं चोट लग जाती है तो जो रक्त रुकता है तो वो प्लेटलेट्स का थक्का उससे बन जाता है, इसीलिए। ठीक है, तो ये इनके 2 प्रकार हमने पढ़े। इम्यूनिटी का काम करती कौन क्या करती है, ग्रेनुलोसाइट्स, कणिकाणु और अकणिकाणु, जो पूरी डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं उनका मुख्य काम है प्रतिरक्षा देखने का। ठीक है, तो जैसे ही शरीर में कोई बाहरी चीज हमला करती है, जैसे कि ये जो बेसोफिल और इओसिनोफिल है, ये भी एक प्रकार के मैक्रोफेजेस इनको बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे बाहरी कोई एंटीजन आएगा अपने शरीर के अंदर, बाहर से कोई प्रतिजन आया बॉडी के अंदर, तो तुरंत ये एक्टिव हो जाएगी डब्ल्यूबीसी और फिर ये उस पर हमला कर देंगे। और सबका अलग अलग कार्य है, सब अपने अपने हिसाब से उसको हैंडल करते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं कणिकाओं में एग्रेनुलोसाइट की। तो ये जो है ये 2 टाइप के हमको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अंदर जो 2 टाइप हमको पढ़ने हैं, तो पहला जो है वो है मोनोसाइट, दूसरा है लिम्फोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट इनके भी हिंदी में यही नाम है, जबकि जो लिम्फोसाइट है ये 3 टाइप की है। फिर से ठीक है, तो जो लिम्फोसाइट है उनके 3 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला जो टाइप है लिम्फोसाइट का वो है टी लिम्फोसाइट। दूसरा जो प्रकार है वो होता है ठीक है, और जो तीसरा प्रकार है वो है नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट हमने पढ़ा, बी लिम्फोसाइट हमने देखा, और ये जो तीसरा है इसको बोलते हैं नेचुरल। भी बताएंगे अब ये जो मोनोसाइट्स है इनका क्या काम है, भक्षण, इनका काम है भक्षण करना। ये एक टाइप के मैक्रोफेज सेल्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि
कहीं से भी अपनी बॉडी के अंदर ये एंटीजन आ गया, जैसे ये कोई बाहरी प्रतिजन है, ये कोशिका है, ऐसे अमीबा जैसी इनकी शेप होती है, इरेगुलर शेप होती है इनकी, ठीक है। ये कोई एंटीजन आ गया, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये इधर से मूवमेंट करेगी अपने जो कोशिका इसकी, क्योंकि इसकी जैसे अमीबा होता है ना, वो अपना जो भोजन ग्रहण करता है वो भक्षण क्रिया से ही करता है, तो वैसे ही ये भी इसको अंदर ले लेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे करके और इसको निगल लेंगी, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार काम करती है, जो महाभक्षण जो कोशिकाएं मोनोसाइट्स वगैरह है, ठीक है। अब इनको टी लिम्फोसाइट और इनको बी लिम्फोसाइट क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एक जो फर्दर स्टडीज़ के लिए आपके दिमाग में वो बात रहेगी, अगर याद रहे तो ठीक है, वरना वैसे कोई दिक्कत है नहीं। तो टी लिम्फोसाइट्स को इसीलिए बोलते हैं कि ये जो कोशिकाएं, जैसे पूरी कोशिकाएं हमने पढ़ी कहाँ पे इनका फॉर्मेशन निर्माण हो रहा था, लाल अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा के अंदर इनका निर्माण हो रहा था, ठीक है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। अभी जो टी लिम्फोसाइट है और जो बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट वे सेल हैं जिनका निर्माण तो अस्थि मज्जा में ही होगा, बोन मेरो के अंदर ही होगा। टी लिम्फोसाइट का भी निर्माण बोन मेरो के अंदर होगा, लेकिन जो इनका परिपक्वन है वो होगा हम थाइमस के बारे में भी फिर पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में इसके बारे में पढ़ेंगे। थाइमस के अंदर इसका मैच्योरेशन होता है, मतलब परिपक्वता टी लिम्फोसाइट के अंदर आती है, जबकि बी लिम्फोसाइट है इनका निर्माण और परिपक्वन दोनों बोन मेरो के अंदर होता है। नेचुरल किलर सेल की अगर बात करें तो ये वे कोशिकाएं होती है जो जैसे ही प्रतिजन आया, ठीक है, तो ये नेचुरली इनको मार देंगे, ठीक है। जैसे कि अपना जो बॉडी में, जैसे यहीं से अगर नजल केविटी से या बकल केविटी से जब भी हमने खाना खाया तो उसके साथ जो बैक्टीरिया और वायरस वगैरह जाएंगे तो उनको फिर ये यहीं पे किल कर देती हैं, ठीक है। तो ये WBC अपना कंप्लीट हो चुका, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इनकी अगर लाइफ प्रोसेस की अगर बात करें, जो जीवन चक्र है, तो इनका लगभग माना जाता है 3 से 7 डेज का होता है, ठीक है। लेकिन अब हमको पढ़ना है प्लेटलेट्स के बारे में। ये छोटा सा, जैसे RBC के बारे में कुछ छोटी सी चीज़ हमको पढ़नी थी, वैसे इसके अंदर भी, इसमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो इनका जो लाइफ साइकिल है वो 10 डेज का होता है, यानी 10 दिन इनकी जीवन चक्र इनका खत्म हो जाता है 10 दिन के अंदर। और ये जो संख्या में होती है 3 लाख पर मिलीमीटर क्यूब, यानी कि 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर 3 लाख प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, रक्त के अंदर। और इनके बारे में जो इनका काम है वो मैंने बताया, रक्त का थक्का, गाँव के ऊपर इसका थक्का जम जाएगा ताकि जो ब्लड वहाँ से बह रहा था वो रुक जाता है, ठीक है। और जो इसका काम, इसका दूसरा नाम हमने पढ़ लिया, थ्रोम्बोसाइट्स को बोलते हैं। प्लेटलेट्स के बारे में ये हमने देख लिया। पास भी जो एक और जो चीज़ है, एक अगला पॉइंट, जो इसके पास भी न्यूक्लियस जो है, केंद्रक जो है अनुपस्थित होता है। तो जो केंद्रक है वो इसके पास भी नहीं होता, उसके बाद भी अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो तीनों रुधिर कणिकाएं, ब्लड कार्बोसेल्स थे, उनके बारे में हमने देख लिया। RBC को एरिथ्रोसाइट्स कहेंगे, WBC प्रतिरक्षा पे काम करती है, इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं। प्लेटलेट्स का काम है रक्त का थक्का जमाना, केंद्र इसके पास भी अनुपस्थित होता है, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। 3 प्रकार हमने देखे। और इसका जो RBC का जो मुख्य काम है CO2 और O2 का परिवहन, ठीक। तो यहाँ तक ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार हम जो रक्त है उसके फंक्शंस, उसका जो कार्य है वो देख लेते हैं। उसके बाद कल से हम जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो अभी हम छोटा सा, मैं कुछ हिंट दे दूंगा आपको, तो वो आप एक बार पढ़ना, तो कल उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अभी हम देख लेते हैं जो ब्लड है उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, यानी क्या क्या उसके कार्य हैं। तो आज का जो लास्ट टॉपिक हम देख रहे हैं, रुधिर के कार्य। अब देखिए रुधिर के कार्य आपको कैसे देखने हैं, ठीक है। हमने पॉइंट वाइज चीज़ें देख ली, हमको याद भी हो तो हम पॉइंट वाइज इनको कार्य को लिख लेंगे। पहला तो जो कार्य है इसका परिवहन का। अब जो परिवहन है, आप ये कार्य लिख दोगे, एक पॉइंट बना दोगे, जैसे परिवहन का कार्य रुधिर का होता है। इसमें क्या क्या अपन को लिख देना है आगे जाके, जैसे अगर क्वेश्चन आ गया रुधिर के कार्य, 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 4 पॉइंट आपको लिखने हैं कैसे भी करके। 4 पॉइंटों में पहला जो परिवहन का कार्य है, ठीक है, इसके अंदर आप CO2, O2, पोषक तत्व, इसके अलावा उत्सर्जी पदार्थ, इनका परिवहन होगा। एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। सेकंड जो कार्य है रुधिर का, उसकी अगर हम बात करें तो जो परिवहन का कार्य किसने किया था, RBC ने। अब WBC की अगर बात करें तो WBC का क्या कार्य था, प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा का ध्यान कौन रखता है, प्रतिरक्षा का ध्यान कौन रखेगा, अपनी WBC। प्रतिरक्षा के अंदर हमने देखे कि जो प्रतिजन है, बाहरी प्रतिजन,
बाहरी जो प्रतिजन है उनसे शरीर की रक्षा करता है, ठीक है। जैसे अभी कोरोना वायरस की अगर बात करें, कोविड की, जो एक वायरस है, जब ये अपने बॉडी में जाता है तो जिस जिस भी इंसान की प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी ज़्यादा होगी वो उसका सामना कर लेगा, और जिसकी कमज़ोर होगी उसको ये बीमारी जल्दी से हुई जा रही है, ठीक है। जो थर्ड जो वर्क है इसका, जो हमने बीमाणु का पढ़ा था, तो रक्त का थक्का जमना, ठीक है। ब्लड कोएगुलेशन जो हो रहा है वो तीसरा इसका काम है। चौथा अगर एक काम और भी देख लें अपन, जैसे परिवहन हमने देख लिया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, जो पोषक तत्व है उनका भी परिवहन इसने कर दिया, रक्त का थक्का हमने देख लिया, ठीक है। इसके अलावा चौथा है, उसके बारे में अगर हम देखें तो ये शरीर का ताप नियंत्रण करता है। शरीर का जो तापमान है, तापमान का नियंत्रण वो भी ये करता है, ठीक है। शरीर के तापमान का ही नियंत्रण कर रहा है। पांचवा जो पॉइंट अगर हम देखें तो जब हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां, इसके अलावा तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो हार्मोन्स स्रावित किए जाते हैं, तो हार्मोन्स का परिवहन, हार्मोन्स का परिवहन वो भी हम इसी में पढ़ेंगे। तो ये 4-5 पॉइंट, अब इनके बारे में आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे रुधिर का थक्का, जो ब्लड है उसकी कौन सी जो कोशिकाएं हैं वो किसका काम है, वो सब आप देख सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो कल का जो अपना टॉपिक चलेगा परिसंचरण तंत्र, उसका एक ओवरव्यू हम देख लें, ठीक है। तो जो परिसंचरण तंत्र है उसके अंदर जो हमको पढ़ना है उसमें क्या होगा, उसके अंदर होंगे फेफड़े, फुफ्फुस, ठीक है। उसके अंदर होंगे फेफड़े, फुफ्फुस, एक भाग हो गया, ठीक है। यहाँ से जो रक्त जाएगा हृदय के अंदर, ये अपना हो गया हृदय, ठीक है। तो दो चीजें अपन को इस जो परिसंचरण तंत्र के अंदर अपन को 3 चीजों का ध्यान रखना है। तो हृदय हो गया, दूसरी जो चीज काम आएगी धमनी और सिरा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आर्टरी और इसको बोलते हैं वेन, ठीक है। तो आर्टरी और वेन्स, ये दोनों चीजें हमको ध्यान से देखनी है। आर्टरी जो है इसका जो मेन काम होता है कि ये जो रक्त को हृदय से जो रक्त है उसको, ये आर्टरी जो होती है, धमनियां, ये हृदय से अंगों तक रक्त को पहुंचाती है। जबकि जो सिरा है इसका मुख्य काम है ये अंगों से रक्त को लेकर आती है और हृदय तक पहुंचाती है, ठीक है। हृदय तक, अंगों से हृदय तक के पहुंचाएगी। होता क्या है कि जैसे जो हृदय है वहां पे जो प्योर ब्लड होता है, जो शुद्ध रक्त होगा, वो धमनी के द्वारा अंगों में जाएगा। फिर अंग जहाँ पे श्वसन क्रिया हो जाएगी उससे ऑक्सीजन ले ली जाएगी और CO2 जो श्वसन क्रिया में किसी कोशिका ने छोड़ी वो रक्त को दे दी जाएगी, तो वो सिराओं के माध्यम से वापस बह के हृदय में पहुंच जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ से जो रक्त पहुंचा वो कहाँ पहुंचेगा, अंगों में, ठीक है। यहाँ से वापस जो जाएगा जो ब्लड हार्ट में जाएगा, हृदय में ही जाएगा वापस से। अभी इनके मैं जो नाम यहाँ पे सेट कर दूंगा, फिर से ये फेफड़ों में जाएगा, फिर से वापस हार्ट में जाएगा, तो ऐसे चलता है। हार्ट बीच में होगा, ठीक है, कल हम देखेंगे। अभी थोड़ा नाम बताने के लिए वो ऐसे रखा है। तो यहाँ पे जो ये वाली जो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, जैसे फेफड़े अंग है, अंग से हृदय में जा रही है जो रक्त जा रहा है, तो अंग से हृदय के पास जो सिराएं लेके जाएंगी। लेकिन ये जो रक्त है यहाँ पे क्या होता है कि रक्त के अंदर से CO2 तो ले ली फेफड़ों ने और रक्त को दे दी इसने ऑक्सीजन, तो ये जो रक्त आएगा इसके अंदर शुद्ध रक्त आएगा, ठीक है, प्योर ब्लड आएगा, सिंपल सी बात है। अब जो शुद्ध रक्त है वो जाएगा हृदय के पास, लेकिन सिरा के द्वारा, इसीलिए इसको बोलते हैं फुफ्फुस सिरा, और अंग्रेजी में इसको बोलेंगे पुल्मोनरी वेन, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, पुल्मोनरी वेन, आप हिंदी में याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। फुफ्फुस सिरा, क्योंकि आपको हिंदी में बुक में दे रखा है, तो फुफ्फुस सिरा ये हो गई, ये हार्ट में जाएगा, यहाँ से जो ब्लड है हार्ट में पहुंच गया, प्योर ब्लड, ठीक है। अब जो हार्ट है उसको पहुंचा देगा, क्योंकि ये जो रक्त आया अभी यहाँ पे, इसके पास क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसके पास, यानी शुद्ध रक्त है। ये जाएगा अंगों के पास। अंग में क्या हुआ, ये जो रक्त लाया, ये ग्लूकोज लाया होगा, अपना जो ग्लूकोज श्वसन में हमने पढ़ा था, ग्लूकोज ये रक्त लाया, ऑक्सीजन भी ये लाया, तो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा ग्लूकोज का, और ये जो कोशिका अंग है, अंग के अंदर उपस्थित होगी कोशिका, कोशिका इसके अंदर उपस्थित है अंग के अंदर, तो जो ऑक्सीजन है वो कोशिका में आएगी, ग्लूकोज वो कोशिका में आएगी। यहाँ पे होगा कोशिकीय श्वसन, वो जो वीडियो हमने लास्ट में बना रखा है उसका मैं लिंक में, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कोशिका के पास ऑक्सीजन आ गया, ग्लूकोज आ गया। अब ये कोशिका में जब श्वसन होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, कोशिकीय श्वसन जब यहाँ पे होगा तो इसमें से ब्लड में आ जाएगी CO2,
अब ये हो गया इम्प्योर यानी अशुद्ध रक्त यहाँ पे आया। अब जो हृदय से अंग तक जो केशिकाएं लेके जाएगी रक्त को, उनको हमने नाम दिया था धमनी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आर्टरी। ठीक है, इधर जो अंगों से वापस हार्ट तक जो अशुद्ध रक्त को लेके जाएगी वो हो गई सिरा। और जो हृदय के पास, अब हृदय इसको कहाँ भेजेगा इस रक्त को, जो इम्प्योर ब्लड है। तो प्योरिफिकेशन का जो काम है वो फेफड़ों का है। ठीक है, लंग्स को हम देखते हैं हमेशा, जब भी अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने की बात आएगी तो फेफड़ों के पास हम रक्त को भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो हृदय कहाँ पे भेज देगा उसको शुद्ध करने के लिए, फेफड़ों के पास। तो फिर से ये जो हार्ट है, यहाँ से जो फेफड़ों के पास जब रक्त जा रहा है लेकिन अशुद्ध रक्त जा रहा है, तो ये काम किसका है, धमनी का। तो फिर इसको बोल देंगे हम फुफ्फुस धमनी यानी पुल्मोनरी। उसका नाम था पुल्मोनरी वेन, इसका नाम होगा पुल्मोनरी। तो जैसे पुल्मोनरी वेन था उसी प्रकार ये जो है काम पुल्मोनरी आर्टरी करेगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा समझ लीजिए। अगर आपको ये सिस्टम समझ में आ गया तो कल का जो वीडियो है आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। जो पूरा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो हम पढ़ेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र पूरा का पूरा जो हमको पढ़ना है वो इसी पे बेस है। और ये जिसको समझ आ गया, इसको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो वो बिल्कुल ईजी है। अब आपको बस ये जो चीज़ें हमने पढ़ी, ये सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है। थ्योरेटिकल पोर्शन आप आसानी से लिख सकते हैं, आप पॉइंट बना के उनको लिख देंगे, आपके पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। और आप डायग्राम भी आप बना सकते हैं। अब कल जो परिसंचरण तंत्र हम पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अभी फेफड़ों में जो ऑक्सीजन, जो ब्लड आएगा वो प्योर हो जाएगा, फिर से ये ऐसे कैसे सर्कुलेशन चलता रहता है। ठीक है, तो आज का वीडियो में यही खत्म करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। और अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, चीज़ें अगर आपके काम लगता है कि आपके काम की हैं, तो ज़्यादा सभी बच्चों को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।